मेरे प्यारे भाइयों बहनों को प्यार भरा नमस्कार। आपके सामने दिख रहा होगा कुछ राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसका क्या मतलब है? यानी कि राज्य का कुछ दायित्व होता है जनता के प्रति, उसी का डिस्कशन हम आज करने जा रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन डिस्कशन होने वाला है, मज़ा आएगा, एकदम ज़बरदस्त मज़ा आने वाला है। बस आप बने रहे। आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ, आपका एक एक कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करा के ही रहूँगा। ये मैं शपथ लेके आपके सामने आ रहा हूँ। प्यारे साथियों, चलते हैं, आज की श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं। चलते हैं राज्य की निर्देशन। आप जान लीजिए, किसी चीज़ को आप पढ़ें तो उसके बारे में ये जान लें आखिर होता क्या है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो होते क्या हैं, ये जान लें हम। तो पहले लिखा है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जिनका उद्देश्य क्या होता है? सामाजिक आर्थिक न्याय करना और कल्याणकारी राज्य की स्थापना। कैसा? सामाजिक आर्थिक न्याय प्रदान करना और राज्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना का उल्लेख किस में है? तो आप बताओगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। लेकिन आप इसकी एक कमी है कि इसको जबरदस्ती लागू नहीं कराया जा सकता है। राज्य जब चाहेगा तब करेगा। मतलब ऐसा चेक है कि उसका जो है निर्धारण कौन करता है? कि बैंक करता है कि कब हम इसका क्लियरेंस देंगे। मतलब जबरदस्ती आप क्लियरेंस नहीं ले सकते हैं। चलते हैं आगे, बात कर लेते हैं। नीति निर्देशक तत्व राज्य की नैतिक बाध्यता होती है। नैतिक बाध्यता होती है, ना कि जबरदस्ती वाली बाध्यता। इसे मूल अधिकार सरकार को देने ही देने हैं। लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्व पे कोई बाध्यता नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व मूल अधिकारों के पूरक माने जाते हैं। किसके? देखिए क्या लिखा है, मूल अधिकारों का पूरक किसे कहा जाता है? तो आप बताओगे डीपीएसपी को, या नीति निर्देशक तत्व को जो है मूल अधिकारों का पूरक कहा जाता है। उनका उद्देश्य, मूल अधिकार का उल्लेख किस में है? तो आप बताओगे भाग 3 में है। में अनुपस्थिति सामाजिक और आर्थिक अधिकारों की प्रतिपूर्ति करना है। चलते हैं प्यारे साथियों, आगे देखते हैं, आगे बात करते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के भाग किस में किया गया है? तो आप बताओगे भाग 4 में और 36 से लेकर 51 तक में किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? तो आयरलैंड। जैसे कोई दे रहा होता तो हम कहते और लाओ और लाओ। नीति की बात कर रहा, कोई अच्छी बात बता रहा, कोई और बताओ और बताओ और लाओ। तो क्या हो, और लाओ से क्या हो जाएगा? आयरलैंड हो जाएगा। प्यारे साथियों, आपको इस सेशन में बहुत मजा आने वाला है। बस आप बने रहें। नीति निर्देशक तत्व सरकार के लिए सकारात्मक निर्देश है। सकारात्मक निर्देश में बार बार इस चीज को कहना, बाध्यकारी नहीं है, सकारात्मक निर्देश है। निर्देश दिए गए हैं, लेकिन उसके पास जब व्यवस्था होगी राज्य के पास, तभी वो करेगा। ये कल्याणकारी राज्य एवं समाजवादी राज्य के आदर्श को प्रस्तुत करते हैं। ये वाद योग्य नहीं है। वाद योग्य मतलब परिवर्तनीय नहीं है। कोर्ट द्वारा आप इनको लागू नहीं करा सकते हैं, अर्थात इनके हनन होने पर न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। यह सरकार के लिए नैतिक बंधन है। यह सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र का एक प्रतीक है। सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र का प्रतीक किसे माना जाता है? तो आप क्या बताओगे बच्चों? आप बताओगे नीति निर्देशक तत्व को। इसमें से देखिए, इतने से एक छोटे से पैराग्राफ से कितने क्वेश्चन आपके बन रहे होंगे, आपको अनुभव हो रहा होगा। आप खुद इसका अनुभव कीजिए मेरे साथ। मौलिक अधिकार व्यक्ति है, तो नीति निर्देशक तत्व क्या है? राज्य के लिए। समझ रहे? मौलिक अधिकार किसके लिए? व्यक्ति के लिए। तो नीति निर्देशक तत्व किस पे थोपता है? तो राज्य के लिए है, लेकिन बाध्यकारी नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं, नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है, मतलब बाध्यकारी नहीं है। चलते हैं आगे, इसके इतिहास के बारे में बात कर लेते हैं। यदि आपने क्या जाना, तो इसके पीछे की जानकारी भी तो चाहिए, कैसे सब आया। देखिए, अब बात कर लेते हैं भारत का संविधान। आप जानते हैं कि भारत सरकार अधिनियम, गवर्नमेंट एक्ट जो था 1935 के निहित निर्देशों का साधन में भारत के संविधान में वर्ष 1995 के लगभग 1935 का लगभग आप जानते हैं 75% डायरेक्ट ले लिया गया है। वर्ष 1950 से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के रूप में शामिल किया गया था। संविधान निर्माताओं ने सुझाव को 1937 के आयरलैंड संविधान से लिया था। 1937 के, इसका मतलब क्या है? आयरलैंड में 1937 में बना रहा होगा। सामाजिक नीति निर्देशक तत्वों से भारत के संविधान में निदेशक तत्व बहुत प्रभावित हुए। नेक्स्ट देख लेते हैं, इतिहास आपने देख लिया कहाँ से। 1937 के आयरलैंड के संविधान से शामिल किया गया था उसमें।
अब बात कर लेते हैं इसकी विशेषताएं क्या है। अब इतना जाना, इतिहास जान लिया, क्या है जान लिया, तो उसकी विशेषताएं भी तो जान लिया कि कैसे हमारे लाइफ में किस तरह प्रकार का परिवर्तन करने वाला है, तो जान लेते हैं। नीतियों और कानूनों को प्रभावी बनाते समय राजनीति निर्देशक तत्वों को जरूर ध्यान रखेगा। यदि कोई नियम लागू हो रहा है, जैसे मनरेगा लागू हो रहा है, तो सरकार ये ध्यान देगी क्या इसमें नीति निर्देशक तत्व का कुछ अंश इसमें फायदेमंद हो रहा है। जैसे उसमें कहा कि भारत सरकार, राज्य सरकार का दायित्व होगा कि यहाँ के लोगों को क्या दे, रोजगार प्रदान करे, तो देखेगा कि हाँ कि इसमें क्या एक्स्ट्रा कुछ कहा गया उसको शामिल करने की कोशिश करेगा। इन्हें संविधान की नई विशेषता भी कहा जाता है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, आप सोच भी नहीं सकते हैं। भारत के नीति निर्देशक तत्व संविधान की नई विशेषता भी कहा जाता है किसे, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को। ये संवैधानिक निर्देश या विधायिका, कार्यपालिका और प्रशासनिक मामलों के राज्य के लिए सिफारिशें हैं। अब बात कर लेते हैं, ये भारत सरकार अधिनियम 1935 में उल्लिखित निर्देशों के साधनों के समान है। 1935। अब बात करते हैं आगे 1936 के अनुसार भाग 4 में राज्य शब्द का अर्थ है, राज्य शब्द का कई बार अर्थ जो मूल अधिकारों से संबंधित भाग 3 में है। देखिए राज्य की परिभाषा देखिए 36 में भी दी गई है और मूल अधिकार के एक अनुच्छेद 12 में भी दी गई है राज्य का परिभाषा। जिन्होंने मूल अधिकार का, तो मूल अधिकार का भी चैप्टर आप विजिट करके चैनल पे देख सकते हैं। यह केंद्र और राज्य सरकारों के विधायिका, कार्यपालिका के अंगों और सभी स्थानीय प्राधिकरणों और देश के सभी प्राधिकरणों में सम्मिलित करता है। मतलब संस्थाएं जितनी होती राज्य की, उन सभी में इस चीज का दायित्व होता है कि जब भी कोई नियम कानून बनाए तो किसका ध्यान रखें, डीपीएसपी का जरूर ध्यान रखें। नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति गैर न्यायोचित है, यानी इसके हनन पर उन्हें न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, लागू नहीं कराया जा सकता। अतः सरकार, केंद्र एवं राज्य स्थानीय इन्हें लागू करने के लिए बाध्य नहीं है। बार बार मैं कहता हूँ बाध्य नहीं है। संविधान अनुच्छेद 37 में कहा गया है बात कि इसको जबरदस्ती लागू नहीं कराया जा सकता है। नीति निर्देशक तत्व देश के शासन में मूलभूत है और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का क्या होता है, कर्तव्य होता है। चलते हैं प्यारे साथियों, अब जितने अनुच्छेद होते हैं उनको एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। पहले की अनुसूची में किसी बात होगी तो राज्य की परिभाषा की बात की गई है। किसकी बात, देखिए 12 में, अनुच्छेद 12 में भी किसकी बात की गई, तो आप बताओगे राज्य की परिभाषा दी गई है। और कहाँ बात की गई है, तो आप बताओ 352 में भी राज्य की परिभाषा दी गई है। 12, 36, 52, 12, 36, 52 तीनों जगह किसकी बात की गई है, तो आप बताओगे राज्य की परिभाषा की बात की गई है। 37 में क्या कहा गया है, भारतीय संविधान का भाग 4 किसी भी न्यायालय में वाद योग्य नहीं होगा। 38 में किसकी बात की गई है, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय की बात किसमें की गई है, तो आप बताओगे 38 में। चलते हैं नेक्स्ट बात कर लेते हैं अनुच्छेद में या आर्टिकल में 39 में नीति के सिद्धांत क्या होंगे, जो नीति बनाएंगे उसके सिद्धांत क्या होंगे, उनकी बात होगी। ए में क्या कहा गया है, तो मुफ्त कानूनी सहायता किसमें दी गई है, तो आप बताओगे गरीब कल्याण, गरीबों के लिए मुफ्त कानूनी सहायता किसमें बात की, तो 39 में। 40 में पंचायतों का गठन, आपने गांव की एक कहानी 40 चोरों वाली कहानी सुनी होगी, तो उस कहानी को आप मेमोराइज करते हैं तो आपको ग्राम पंचायत का अनुच्छेद 40 जरूर याद हो जाएगा। अब बात करते हैं 41 के। अब 41 में क्या, कल्याणकारी सरकार हो, सरकार कैसा हो, कल्याणकारी हो, हर व्यक्ति का ध्यान में रखे सरकार, हर व्यक्ति की जो कोई योजना बनाती तो गरीब, किसान, उच्च निम्न सभी वर्गों को साथ लेके चलने वाली योजनाएं बनाए, ना कि किसी एक को केंद्रित करने वाली। फिर बात करते हैं 42 की बात कर लेते हैं, 42 की बात, न्यायोचित और मानवीय कार्य, मातृत्व राहत। आप देखते हो कि ऐसी ऐसी योजनाएं चलती हैं कि बच्चा पैदा होने पर सरकार 6,000 रुपये दे रही है कि माँ को इन सब चीज़ों के लिए। देखती गर्भवती होने से लेकर बच्चा जब तक पैदा नहीं हो जाता, सरकार सुई से लेकर एक एक चीज़ें सरकार मुफ्त में देती है। तो किस अनुच्छेद के तहत देती, तो आप बताओगे 42वें के तहत देती है प्यारे साथियों। अब आगे बात करते हैं 43वें में क्या कहा गया है, उचित वेतन और सभी जीवन स्तर। ऐसा नहीं पता चले कोई चाहे गोबर उठवा रहे हो उसे, नहीं, ऐसा जीवन उनको दो जो सभ्य जीवन, जीने योग्य जीवन हो, सम्मानित जीवन उनको देने का सरकार प्रयास करे। 43A में क्या कहा गया है, प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी। आप जानते हो जहाँ श्रमिक काम करते हैं वहाँ कोई भी नियम कानून बन रहे उसमें श्रमिकों का भी योगदान लिया जाए, उनसे पूछा जाए। 43B में क्या कहा गया, सहकारिता को बढ़ाया जाए। सहकारिता को बढ़ाया जाए मतलब लोगों को शामिल किया जाए,
44 में क्या कहा गया? 44 में कि 4 दोनों समान है, तो समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता केवल कहाँ पर है? तो आप बताएंगे बच्चों, गोवा में है। इकलौता राज्य जहाँ पर समान नागरिक संहिता है, तो आप बताएंगे गोवा। 45 में क्या कहा गया? शिशु और बाल देखला। बच्चा पैदा हो जाने के बाद उसका देखिए 5 सालों तक सरकार टीकाकरण करवाती है, वो 45 के तहत करवाती है। अब बात करते हैं 46, अनुच्छेद 46 की बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 46 में क्या बात किया गया देख लेते हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और कमजोर वर्गों को शोषण से बचाना। आप देखते कई योजनाएं सरकार चलाती है कि SC ST वालों के लिए है, वो SC ST योजनाएं किससे चलती हैं? तो आप बताएंगे 46वें अनुच्छेद से चलती हैं। 47वें में क्या है? पोषण, जीवन स्तर और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए सरकार योजनाएं बनाएगी। इसमें बनाएगी, जबरदस्ती नहीं करवा सकते। 48वें में क्या कहा गया है? 48वें में वैज्ञानिक कृषि और पशुपालन की बात की गई है, यानी पशुओं के कल्याण की बात किसमें की गई है? तो 48 में की गई है। 48 में क्या बात किया गया प्यारे साथियों? तो पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षण की बात की गई है। पर्यावरण और वन्य जीव संरक्षण की बात किसमें की गई है? तो आप क्या बताएंगे प्यारे साथियों? 48 में। 49 में किसकी बात की गई है? 49 में देखिए, 49वें में बात की गई है राष्ट्रीय महत्व स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करना। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और वस्तुओं का संरक्षण करने की जिम्मेदारी किसकी होगी? तो आप बताओ, ये राज्य की होगी, और ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में लिखा गया है। अच्छा, कोई चीज़ अपने आप में होती है 100, अब कहते तो बांटना हो तो बराबर में बंटवारा करना, और 2 लोगों में बटेगा तो इसका मतलब 50-50 में बटेगा। और सरकार के पास 2 अंग है, न्यायपालिका और कार्यपालिका। तो अनुच्छेद 50 में किसकी बात की गई प्यारे साथियों? तो न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक्करण या अलग करने की बात की, कि दोनों अपने आप में स्वतंत्र हों, एक दूसरे में टांग ना अड़ाएं। अब बात कर लेते हैं 51। अब जहाँ पर भी हम शांति पाठ कर रहे होते हैं वहाँ कहते हैं 51 रुपया तो दे ही दिया जाए। क्या किया जाए? 51 रुपये दे दिया जाए। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए जब यज्ञ करवाएंगे तो कितना देंगे बच्चों? तो आप बताओगे 51 रुपये देंगे। कितना? अब कितना दोगे आप सब बताओ, सभी लोग कमेंट आंसर करो। 51 रुपये दोगे। चलते हैं, अब आगे बात होती है, इतना तो सबने बात ही कर लिया, अब एक एक करके विस्तृत नॉलेज भी तो ले लें, क्योंकि एक लाइन में काम होने वाला है नहीं होने वाला है। तो बाकी बात कर लेते हैं। रेडी? चलिए, अब बात हो लेती है, पानी वानी आप सब पी लीजिए, 13 मिनट हो गए हैं वीडियो चलते। तो अब आगे बात होती है अनुच्छेद 36 की बात। अनुच्छेद 36 में हमने क्या कहा था शुरू में? राज्य की परिभाषा बताई गई है। तो राज्य की परिभाषा किस तरह बताई गई? राज्य कोई व्यक्ति नहीं है। क्या कहा गया है? इस राज्य में भारत सरकार, भारत की संसद, प्रत्येक राज्य की सरकारें और जितने लोग भी कोई नियम कानून बनाते हैं, सबको राज्य की परिभाषा के अंतर्गत रखा गया है। राज्य का विधानमंडल, सभी अधिकारी चाहे स्थानीय हो या कोई अन्य भारतीय क्षेत्र का हिस्सा हो या सरकार का नियंत्रण में हो, वह सभी सरकार कहलाती है। आप समझ रहे हो केवल मोदी सरकार को सरकार कहा जाता है राज्य? ना ना ना, केवल योगी को राज्य नहीं कहा जाता है। राज्य मतलब कोई ऐसी संस्था जो कोई रूल बनाती है और आपके ऊपर या किसी संस्था के ऊपर लागू कर सकती है, वो सभी क्या हैं? तो आप बताओगे वह सभी राज्य हैं। राज्य का परिभाषा पता चल गया होगा। आज आपका मैंने एक भ्रम दूर किया ना, तो हाँ, तो दूर हो गया, तो आप समझ गए। राज्य की परिभाषा कितने जगह दी गई? मैंने कहा था पहले 12, फिर 36, तो फिर कितना? 352। तो अब आगे बात होती है 37 की। 37 में किसकी बात की गई है? आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, नहीं दिखने से काम नहीं होता, मैं इस चीज़ को उल्लेखित भी करूंगा, बताऊंगा अभी आपको अच्छे से। अनुच्छेद 37 में महत्वपूर्ण विशेषता का क्या उल्लेख? या किसी भी कोड में लागू करने योग्य नहीं है। इसको संविधान बनते समय ही कर दिया गया था, नहीं तो भारत में ऐसे लोग हैं ना कि सरकार को उंगली कर करके आपकी सरकारें हटा दिए होते कि इसमें लिखा है, काहे नेम को दे रहे हो भाई। यह देश के शासन के लिए बहुत ही बुनियादी और आवश्यक है, ये बात भी उस समय कहा गया। अब बात कर लेते हैं, राज्य के निर्देशों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया था। एक होता है क्या? समाजवादी सिद्धांत, एक होता है गांधीवादी सिद्धांत, और एक होता है उदार बौद्धिक सिद्धांत। कौन कौन सा सिद्धांत है? समाजवादी, गांधीवादी, उदार बौद्धिक सिद्धांत, यानी 3 सिद्धांत हो गए। क्लियर हो गया ना बच्चों? समाजवादी, गांधीवादी, उदार बौद्धिक। अब आगे बात होगी समाजवादी क्या होती है, गांधीवादी क्या होती है, उदार बौद्धिक सिद्धांत क्या होती है, सब एक एक बात होती है, परेशान ना हो, ठीक है? तो कौन आ जाता तुम सब। चलो अब बात करते हैं समाजवादी सिद्धांत की। समाजवादी सिद्धांत समाजवाद की विचारधारा का आलोक में है तथा भारत के ढांचे को निर्धारित करते हैं। तो
इनका लक्ष्य सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना। ध्यान दीजिए, ये ढांचे को निर्धारित करने के साथ साथ क्या करता है, सामाजिक और आर्थिक न्याय, इनकी भी बात मैं पहले ही कर चुका हूँ। क्या करता है, सामाजिक और आर्थिक न्याय, समाज सिद्धांत है तो सामाजिक और आर्थिक न्याय को प्रदान करता है। ये लोक कल्याणी राज्य की स्थापना करता है, करने का प्रशस्त है, करता नहीं। ये राज्य को निर्देश देते हैं कि लोक कल्याण की वृद्धि के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय द्वारा सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करना और आय, प्रतिष्ठा और सुविधाओं के अवसर की असमानता को खत्म करना। मतलब पता चले कोई अंबानी है तो कोई पता चले घुरा हुआ, ऐसा नहीं। सबको धीरे धीरे करके क्या करे, एक स्तर में लाए। इससे सरकार बहुत सारी योजनाएं चला रही है, आप देख रहे होंगे। अब बात होती है अनुच्छेद 38 में क्या कहा गया है। अनुच्छेद 38 में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। इसके अनुसार राज्य को ऐसी सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए जो अपने सभी नागरिकों को सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय क्या करे, प्रदान करे। सामाजिक, आर्थिक, इसमें देखिए पूरा हर जगह एक चीज पे घूम रहा है, सामाजिक आर्थिक की बात हो रही है। क्या प्रदान करे, न्याय प्रदान करे। अब समाज वाली बात चला, सिद्धांत चले, समाज की बात होगी। राज्य आय, स्थिति, सुविधाओं, अवसरों आदि के आधार पर लोगों को सम्मुख आने वाली असमानताओं को क्या करे, कम करेगा। ये बात भी किस में कहा गया, समाजवादी सिद्धांत के ही अंतर्गत आता है। 39 की बात कर ले थोड़ा सा। 39 में क्या गया, नीति के सभी सिद्धांतों का उल्लेख करता है, राज्य इनका पालन किया जाना चाहिए। जैसे सभी पुरुषों, महिलाओं, नागरिकों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार, सामूहिक भलाई के लिए समुदाय के तहत किसी भी भौतिक संसाधनों का समान स्वामित्व या नियंत्रण और वितरण होना चाहिए। देखिए क्या कर रहा है, समान स्वामित्व और नियंत्रण का वितरण होना चाहिए। ये बात किसमें, 39 में कहा गया। धन और उत्पादन के साधनों के संकेंद्रण की हानि को रोकना। मतलब कोई नहीं, से पता चला दाल का उत्पादन हुआ और कोई एक धनासेठ व्यक्ति है अपने गोदाम में भर ले और क्या करे, पूरे मार्केट को कैप्चर कर ले, ऐसा नहीं होने देना है। काला बाजारी जिसे कहते हैं, काला बाजारी प्रोहिबिटेड किसके तहत करेगी सरकार, तो आप बताओगे 39 के तहत करेगी, आर्टिकल 39। चलते हैं, पुरुषों और महिलाओं के लिए समान काम और समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन की बात किसमें की गई है, तो आप बताओगे 39 में ही की गई है, चाहे महिला हो या पुरुष में हो। ये संविधान में उल्लिखित है और ऐसा सरकार को करना भी चाहिए। और मुझे लगता है सरकार को ही नहीं, जितनी भी कार्यदायी संस्थाएं हैं या कोई कंपनीज हैं या फैक्ट्रीज हैं, सबको ये चीज़ फॉलो करना चाहिए। और यदि आप सब भी इस लिस्ट में आते हैं तो आपको भी करना चाहिए, लेकिन है नहीं, मैं जानता हूँ सब पढ़ाई लिखाई करने वाले व्यक्ति हैं। किसी भी कार्यकर्ता पुरुष और महिलाओं के स्वास्थ्य और शक्ति पर बच्चों की उम्र का दुरुपयोग नहीं करेगा, किसी भी व्यवसाय या पेशे में प्रवेश के लिए शामिल होने के लिए मजबूर नहीं करेगा किसी को। क्या ये बात कहा गया है इसमें, बच्चों को पर्याप्त अवसर की सुविधाएं दी जाएंगी, ये भी बात किसमें की। 39A में क्या कहा गया है, कानूनी सहायता की बात किसमें की गई है, मुफ्त कानूनी। यदि कोई गरीब आदमी है और किसी भी लफड़े झगड़े में फंस गया है और उसके पास वकील रखने की कोई क्षमता नहीं, तो आप सरकार क्या करेगी, उसको अपनी तरफ से वकील मुहैया कराएगी और उसका पैसा जो है सरकार वहन करेगी, खुद उस व्यक्ति को नहीं करना होगा। देखिए कितना ज़बरदस्त अपने संविधान में व्यवस्थाएं की गई है। इस अधिकार को प्रत्येक व्यक्ति को जानना चाहिए, आप जाने, आप दूसरे को भी इसको बताएं। संविधान एक ऐसा सब्जेक्ट है, वो अनपढ़ हो या पढ़ा हो या कक्षा 10 पढ़ा हो, सबको जानना चाहिए। अपने अधिकार को नहीं जाना तो क्या नहीं जाना। जैसे एक उत्तर प्रदेश का नारा है पर्यटन विभाग का, यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा। उसी प्रकार यदि आपने संविधान नहीं पढ़ा तो कुछ भी नहीं पढ़ा, आप अनपढ़ के समान है। मैं कह रहा हूँ राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि आर्थिक या किसी अन्य नियोक्ता के कारण कोई नागरिक न्याय प्रदान करने से क्या हो, वंचित ना रह जाए। ये बात किसमें कह दिया गया, तो 39 में जबरदस्त व्यवस्था की गई है। लेकिन क्या है, अपने यहाँ लोग जानते ही नहीं है। 40 में क्या कहा है, ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है। बात मैं ऊपर कर चुका हूँ, ज़्यादा उसके बारे में बताने की जरूरत नहीं थी, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर डिस्कस नहीं किया, लेकिन तब भी मैंने कहा चलो बता देते हैं। 40 चोर वाली कहानी गाँव वाली फेमस है, तो आप करेंगे गाँव की 40 चोर की कहानी, तो ग्राम पंचायत का उल्लेख किसमें 40 में किया गया है। 41 में क्या कहा गया है, इसमें कल्याणकारी सरकार का उल्लेख किया गया है। राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने की शिक्षा पाने, बिगारी, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता, अन्य अर्हता अभाव के दशाओं में लोक सहायता पाने के लिए अधिकार को प्राप्त कराने प्रभावी उपबंध करेगा। कौन, राज्य करेगा। चलते हैं
आगे बात कर लेते हैं, 42वें की बात कर लेते हैं। 42वें में इसमें न्याय संगत और मानवीय कार्य मातृत्व राहत सुनिश्चित कराने का। वीडियो थोड़ा सा लंबी हो सकती है, लेकिन क्या किया जाए, अच्छे से आपको किसी की चीज़ का नॉलेज चाहिए और अच्छे से आप पेपर में जाके टिक करके आएँ, तो उसके लिए आपको विधिवत पढ़ना पड़ेगा। तुक्का वाले पढ़ाई से तो हम तो करें थोड़ा सा भी इस वीडियो में, जब तक आप थोड़ा दूर रहिए। राज्य कुछ प्रावधान बनाएगा ताकि नागरिकों को काम करने के लिए आसान, न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियां मिले। यह महिलाओं के लिए मातृत्व राहत प्रदान करता है। देखिए, मातृत्व राहत की बात किसमें की गई, तो आप बताओगे 42 में की गई है। यानी कि जब माँ गर्भवती होती है, गर्भवती से लेकर बच्चा पैदा होने तक पूरी जिम्मेदारी सरकार उठा के रखती है। टीकाकरण से लेकर माँ को खाना क्या है, पीना क्या है, देखिए आप आंगनबाड़ी के माध्यम से सब कुछ उपलब्ध कराती है। ये सब संविधान की किस में कहा गया बच्चों, तो आप बताओगे 42 में। अभी मैं बच्चों बात करूंगा, माँ की बात किया है तो बच्चों को मैं छोड़ूंगा नहीं, परेशान ना होना, उनकी भी बात करूंगा। तुम सब बच्चे ही हो, लेकिन नन्हे मुन्ने नहीं, उतना मैं भी जानता हूँ। अब 43 की बात कर लेते हैं, आर्टिकल 43 यानी 43 की बात कर लेते हैं। इसमें उचित वेतन और सभ्य जीवन के बारे में उल्लेख किया गया है। राज्य कृषि, उद्योग और अन्य प्रकार के सभी कर्मकारों को काम, निर्वाह, मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर, अवकाश का संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित कराने वाली काम और दशाओं के सामाजिक सांस्कृतिक अवसर प्रदान करेगा। ये किसका 43 में कहा गया है। अब बात कर लेते हैं 43 में कुटीर उद्योगों की बात भी किसमें कहा गया है, तो आप बताओगे 42(1)(a) में कहा। अब 43 की बात कर लेते हैं, 43(a) की बात कर लेते हैं। 43(a) में कहा गया है उद्योग से लगे हुए उपक्रमों, स्थापना, अन्य संगठनों के प्रबंध कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित करेगा। इसके तहत यानी कोई नियम कानून बन रहे हैं किसी उसमें, तो उसमें जो कार्य करने वाले लोगों को भी शामिल किया जाए। 43(b) में कहा गया है राज्य सरकारी समितियों को स्वैच्छिक निर्माण, स्वायत्त कार्यक्रम, लोकतांत्रिक नियंत्रण, व्यावसायिक प्रबंधन उन्नयन का प्रयास करेगा। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, उतना ध्यान देने की जरूरत नहीं, लेकिन चलो देख लो भाई। अब बात कर लेते हैं इसमें पोषण, जीवन स्तर एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य के बारे में किसमें उल्लेख है, तो आप बताओगे 47 में बात किया गया है। यानी जीवन स्तर आपका अच्छा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के बारे में किसमें उल्लेख है, तो आप बताएंगे 47 में। राज्य अपने लोगों को पोषण स्तर, जीवन स्तर को उठाने के मामले को देखेगा और सामाजिक स्वास्थ्य के सुधार की नज़र रखना राज्य का कर्तव्य होगा। राज्य से किसी उद्देश्य को छोड़कर नशीले पदार्थों का सेवन प्रतिबंधित करेगा। दारू शराब जो बिहार ने बंद किया है, किसके तहत बंद किया है, तो आप बताओगे 47 के तहत भी बंद किया है। जो गुटखा वगैरह कहीं बंद होते तो किसके तहत। अब बात करते हैं गांधीवादी सिद्धांत के बाद। देखिए 40 की बात मैंने वहाँ नहीं किया था, बात यहाँ होगी, गांधीवादी सिद्धांत में बात होगी। गांधी जी ने ही कहा था पंचायत का गठन होना चाहिए। गांधीवादी सिद्धांत की विचारधारा गांधीवादी विचार पर आधारित है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी द्वारा प्रतिपादित पुनर्निर्माण कार्यक्रम का प्रतिनिधित्व करते थे। विभिन्न लेखों के तहत राज्य के निर्देश करते थे। अब बात करते हैं गांधीवादी सिद्धांत। यह पंचायतों का गठन से संबंधित है। राज्य पंचायतों के संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकरण। अब पता है ये ग्राम पंचायतों का गठन किसके निर्देश पे होता है, गांधीवादी सिद्धांत के निर्देश पे हो। क्वेश्चन पूछा गया है, आप उठा के प्रीवियस एक बार सॉल्व कीजिए, आपको पता चल जाएगा। उन्हें स्वायत्त शासन और इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक है। ये बात 40 में कहा गया है। अब 43 की बात कर लेते हैं। 43 में क्या गया है, इनमें उचित वेतन, एक सब जीवन स्तर के बारे में उल्लेख किया गया है। राज्य कृषि और उद्योग एवं अन्य प्रकार के सभी कर्मकारों को निर्वाह, मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर, अवकाश और संपूर्ण उपयोग सुनिश्चित कराने वाली काम की दशाएं, सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर प्राप्त कराने का प्रयास करेगा और ग्राम कुटीर उद्योगों को व्यक्ति या सहकारी आधार पर बढ़ाने का प्रयास करेगा। ये राज्य का कर्तव्य है। जो भी बात होगी इसमें राज्य के कर्तव्य के बारे में ही बात होगी। अब आ गया 43 से, राज्य किसी उद्योग में लगी हुई उपक्रमों, स्थापना, अन्य संगठनों के प्रबंध कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त विधान द्वारा किसी अन्य रीति से कदम उठाएगा। ये बात किस में कहा गया, तो आप बताओगे 43 में। 43 के ए में इसका एमसीक्यू भी मैं लाऊंगा इसके बाद, तो उस वीडियो को जरूर देखिए प्यारे साथियों, क्योंकि आप जानते हैं पढ़ने के बाद यदि एमसीक्यू नहीं लगाते तो आपका कॉन्सेप्ट लगेगा मैं कुछ नहीं पढ़ पाया हूँ। तो आप ध्यान रखिएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैं इसमें एमसीक्यू को नहीं जोड़ रहा हूँ। तो नेक्स्ट पार्ट हमारा इसका एमसीक्यू ही होगा। राज्य सरकार समितियों को स्वैच्छिक निर्माण, स्वायत्त कार्यकरण, लोकतांत्रिक नियंत्रण और व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देगा। ये बात 43 में कहा गया है। स्वैच्छिक निर्माण की बात कही, स्वायत्त कार्यकरण, लोकतांत्रिक नियंत्रण की बात किसमें की गई, तो आप बताओगे
अब बात करते हैं 46 में। 46 में किसकी बात? अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों के शोषण के संरक्षण की बात किसमें की गई है? तो आप बताओगे 46 में बात की गई है। अब बात कर लेते हैं 47 में। या पोषण और पोषण जीवन स्तर सार्वजनिक स्वास्थ्य के बारे में किसमें उल्लेख करता है? तो आप बताओगे 47 में। यानी क्या करेगा? सरकार की जिम्मेदारी होगी कि पोषण स्तर और जीवन स्तर को उठाने के लिए सरकार जो है सार्वजनिक स्वास्थ्य के सुधार के लिए क्या करेगा? कोई ना कोई कदम उठाएगा। इस सरकार का क्या है? कर्तव्य है। देखिए, राज्य चिकित्सीय उपयोग को छोड़कर नशीले पेय पदार्थ और नशीले पदार्थों के सेवन से प्रतिबंधित करने का प्रयास सरकार करेगा, लेकिन ऐसा सरकार अभी भी बहुत ज़्यादा कर नहीं पाई है। आप भी देख रहे होंगे। कृषि और पशु पालन के कल्याण का उल्लेख इसमें किया गया, तो आप बताओगे 48 में। राज्य कृषि पशुपालन आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों को संगठित करने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें देख रहे हो सरकार पशुपालन के लिए कितना काम कर रही है, वो सब नए नए नस्ल के लिए सरकार कितने काम कर रही है, ये सब बात किसमें के तहत करी? तो 48 में कहा गया है। ये पर्यावरण और संरक्षण की बात किसमें की गई है? संवर्धन के, वन्य जीवों को रक्षा करने के लिए। आप देखो वन्य जीव सफारी बन रहे हैं, 48 के तहत ही बन रहे हैं। अब बात होती उदार बौद्धिक सिद्धांत क्या है इसमें? उदार बौद्धिक सिद्धांत उदारवाद की विचारधारा को दर्शाते हुए विभिन्न लेखों के तहत ये राज्य को निर्देशित करते हैं। अब बात हुई अनुच्छेद 44 की बात हो गई। यह समान नागरिक संहिता के बारे में क्या करता है? उल्लेख करता है। राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र को नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता लागू करने का बात किसमें किया गया? तो बताओ 44 में। 4 बराबर है तो समान नागरिक संहिता आप समझ गए होंगे। इसमें देश के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की बात किसमें की गई? तो आप बताओगे 45 में। मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा आप बताओगे 45 में की गई है। रामू के 4-5 बच्चे और उनको पढ़ाई लिखाई के लिए शिक्षा किसमें बात की गई? तो आप बताओगे। आप किसके तहत 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत 86वें सन 2002 के तहत मुफ्त शिक्षा की बात की गई थी? अब आगे बात हो रही है। राज्य प्रारंभिक शैशवावस्था को देख रेख सभी बालकों और उस समय तक 6 वर्ष की आयु पूर्ण न कर ले शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक सभी बच्चों के लिए बचपन की देखभाल और शिक्षा प्रदान करेगा। ये राज्य की जिम्मेदारी है। ये बात किसमें कही गई? सन 2006वें संविधान संशोधन के लेख में कहा गया। और इसको और किसमें? मौलिक अधिकार भी घोषित कर दिया। देखिए अब 21A में घोषित बना दिया कि मौलिक अधिकार मतलब अब कर दिया। इसका मतलब क्या है? अब सरकार को देना ही देना है इसमें। अब बात होती है 48 में। कृषि और पशुपालन के संगठन के बारे में बात किया गया। राज्य की कृषि पशुपालन के आधुनिक वैज्ञानिक प्रणालियों के संगठित करने का प्रयास कौन करेगा? तो ये तो उदारवादी भी आ रहा है। विशिष्ट गायों और बछड़ों के अन्य दुधारू और वाहक पशुओं की नस्लों के परिरक्षण सुधार करने का प्रयास भी करेगा। 48 में क्या कहा गया है? पर्यावरण वन्यजीव संरक्षण के बारे में भी उल्लेख करता है। आगे आप बात हो चुकी है इसकी, इसलिए बहुत ज़्यादा इसमें डिस्कस नहीं करने जा रहा हूँ। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों स्थानों और पशुओं के संरक्षण की बात, वस्तुओं के संरक्षण की बात। जैसे आप देखो पुराने जो मोन्यूमेंट पड़े हैं उनको रख रखाव की जिम्मेदारी किसमें की गई है? तो आप बताओगे 49 के तहत की गई। 49 के तहत स्मारकों और वस्तुओं के संरक्षण की बात की गई है। अब 50 में क्या है? कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग पृथककरण की बात किसमें की गई? तो आप बताओगे 50 में। 51 में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की बात की गई है। अब ये सब राज्य यह प्रयास करेगा क्या क्या? अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बढ़ावा देगा, राष्ट्रों के बीच उचित और सम्मानजनक संबंध बनाए के रखेगा, अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधि दायित्वों को के लिए सम्मान को बढ़ावा देना, मध्यस्थता द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवादों को निपटारे को प्रोत्साहित करेगा। देखो मोदी जी कहीं दो राष्ट्रों के बीच झगड़ा हो रहा था, उसके बीच में चले जाते हैं, तो ये सब इसी तहत जाते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के लिए कुछ संशोधन। 42वां संविधान संशोधन के तहत क्या जोड़ा? 39 में बच्चों को स्वास्थ्य के लिए अवसरों को सुरक्षित करना। 39 ये क्या जोड़ा गया? समान न्याय को बढ़ावा देना, गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता। 42वां संविधान संशोधन। 43 का ये उद्योगों के प्रबंध एवं श्रमिकों को भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना। 43 में। 48 में पर्यावरण की रक्षा और सुधार हेतु वनों की वन्यजीवों की क्या करना? रक्षा करना। ये सब बात किसमें? अब 44वें संविधान संशोधन इससे संबंधित बात कर लेते हैं। 38 में क्या कहा गया है? 1978 में 44। देखिए अब 8 यहाँ पर है तो 4 आप जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। और 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1976 में हुआ। अब यहाँ पर देखिए 4 और 2 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा। यहाँ 4 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। तो 44वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो आप बताओगे 1978 में। 42वां कब हुआ? तो 1976 में। ऐसे आप जुगाड़ टेक्नोलॉजी के माध्यम से याद कर सकते हैं, जिसके लिए राज्य की आय स्थिति सुविधाओं के अवसर को असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा। 44वां संविधान। 86वें संविधान संशोधन की बात ही कर दी गई। 45 के तहत जो है राज्य का कर्तव्य होगा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने की, बचपन को देखभाल करने की जिम्मेदारी होगी। अब बात हो 97वें संविधान संशोधन के बाद क्या किया गया? सन 2011 में किया गया था। इसके तहत 43B में
नया डीपीएसपी जोड़ा गया जिसमें सरकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज और लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को क्या करेगा, बढ़ावा देगा। ये बात किसमें, संविधान संशोधन 97 में कहा गया है। मूल अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों में टकराव, अब बात कर लेते हैं। एक और मूल अधिकारों को न्यायोचित और दूसरे तत्वों और गैर न्यायोचित तथा दूसरी और तत्वों यानी 1937 में लागू करने के लिए राज्य की नैतिक बाध्यता देने के मध्य टकराव को जन्म दिया। देखो, वो कहता देना है और ये कहता जब मर्जी हो तब दो, तो दोनों के बीच टकराव हो जाता है। 25वें संविधान संशोधन के तहत नया अनुच्छेद 31 का गा जोड़ा गया जिनमें निम्नलिखित व्यवस्थाएं की गई। कौन कौन सी बात व्यवस्था की गई? 29 खा और गा में समाजवादी निर्देशक तत्व को लागू कराने के लिए किसी विधि को इस आधार पर अवैध घोषित नहीं किया जा सकता कि वह अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 और 1931 के द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों का उल्लंघन किया जा सकता है। देखिए, अवैध नहीं घोषित किया जा सकता है, ये कहा गया है किसमें, 39 के खा और गा में। मिनरवा मिल मामले में 1980 में उच्च न्यायालय की एक व्यवस्था दी गई, भारतीय संविधान के मूल अधिकारों और निर्देशक तत्वों के बीच संतुलन के रूप में कार्य करेगा। यह आपस में सामाजिक क्रांति के वादे से जुड़े हुए हैं। ये एक रथ के दो पहिए हैं, एक दूसरे से कम नहीं है कभी। मतलब लोग निर्देशक तत्व क्या है, एक रथ के दो पहिए कहा गया है, मतलब दोनों कहीं ना कहीं पैरेलल काम करते हैं। एक दूसरे पर लादने से संविधान की मूल भावना बाधित हो जाए। एक दूसरे को लादना नहीं, पैरेलल चलाना है। मूल भावना का संतुलन संविधान के बुनियादी ढांचों की आवश्यक विशेषता है। चलते हैं। नीति निर्देशक तत्वों को तय लक्ष्यों के मूल अधिकारों को प्राप्त किए बगैर प्राप्त नहीं किया जा सकता, ये बात कहा गया है। अब चलते हैं, इनमें दोनों में अंतर जान लेते हैं। ये नकारात्मक है, जैसा कि राज्य कुछ मामलों पर कार्य करने के लिए प्रतिबंधित है, जबकि ये सकारात्मक है, राज्य कुछ मामलों पर इनकी आवश्यकता नहीं होती। चलते हैं। ये न्यायोचित होते हैं, इनके हनन पर न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है, लेकिन ये गैर न्यायोचित होते हैं, इनको लागू नहीं कराया जा सकता है। चलते हैं। इनका उद्देश्य देश के लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था को स्थापित करना, जबकि इनका उद्देश्य देश में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। ये कानूनी रूप से मान्य है, जबकि ये नैतिक और राजनीतिक मान्य है। ये व्यक्तिगत कल्याणकारी को प्रोत्साहन देते हैं, इस प्रकार ये वैयक्तिक हैं। ये समुदाय के कल्याण को प्रोत्साहित करते हैं, मतलब इसमें प्रत्येक व्यक्ति को लेकर पूरे समुदाय को लेकर चलने की जिम्मेदारी किसमें है, तो नीति निर्देशक तत्व की है। इनको लागू करने के लिए संविधान की आवश्यकता नहीं है, इनको लागू करने के लिए नियम कानून लाने पड़ते हैं। क्यों? अब चलते हैं, कुछ फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन को देख लेते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किससे लिए गए, तो आप बताओ। आयरलैंड से लिए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख संविधान में किस भाग में, तो आप बताओ। भाग 4 में है, 36 से 51 तक। राज्य के नीति किस अनुच्छेद में, तो 36 से 51 तक, जो बार बार फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के उद्देश्य क्या है, तो अब बताओ। न्याय प्रदान करना, समाजकारी कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। अब बात होती है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को मौलिक अधिकारों की वरीयता दी गई है, तो किस अनुच्छेद में कहा गया, तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम में कहा गया है। प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए सेशन में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर